हाय फ्रेंड, माय नेम इज़ एम.डी. साकिब इकबाल। आज हम लोग 12th क्लास का पोइट्री सेक्शन का पहला पोएम पढ़ेंगे, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रियतम मैं नहीं जाता, जो जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। कोई भी पोएम पढ़ने से पहले हम उसके राइटर के बारे में जानते हैं, वो कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, क्या करते थे, है ना। तो हम उसी तरह आज जॉन डन के बारे में जानेंगे कि आखिर वो कौन थे, क्या थे, है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं कि जॉन डन 1572 और 1631, यानी कि जॉन डन का जो जन्म है वो 1572 ईस्वी में और मृत्यु 1631 ईस्वी में हुई। जॉन डन की जन्म कब हुई? 1572 ईस्वी में और मृत्यु 1631 ईस्वी में हुई। द पियोनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्क्स। पियोनियर का मतलब होता है ना अन्वेषक। ये जो पियोनियर है ना आपका, ये जो पियोनियर है इसका मतलब होता है अन्वेषक, है ना। इसका मतलब क्या होता है? अन्वेषक, यानी कि खोजकर्ता, अग्रणी ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल। लिरिकल का मतलब होता है गीतमय और सैटिरिकल का मतलब होता है व्यंग्यात्मक। वर्स का मतलब होता है पद और कॉल्ड मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक। मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है? आध्यात्मिक। तो कह रहे हैं कि जो जॉन डन है ना, द पियोनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्क्स, ये नए प्रकार के गीतमय और व्यंग्यात्मक पद के खोज करता थे, जिसे हम लोग मेटाफिजिकल यानी आध्यात्मिक कहते हैं। यानी कि ये जो भी चीज़ें लिखते थे वो सीधे सीधे हमारे दिल से, हमारे मन से, हमारे फीलिंग से जुड़ जाता था, महसूस कराता था, है ना। आगे हम लोग समझते हैं कि क्या बोल रहे हैं। वाज बोर्न इन लंदन, और इनका जन्म कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। इनटू ए प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली। प्रोस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध, खुशहाल परिवार। रोमन कैथोलिक परिवार की में हुआ इनका जन्म, एक खुशहाल परिवार में इनका जन्म हुआ। ऑफ ट्रेडर यानी व्यापारी के, यानी कि जो जॉन डन थे उनका जन्म लंदन में हुआ और वो भी एक समृद्ध रोमन कैथोलिक फैमिली में, जो पेशे से क्या था? एक व्यापारी था, यानी एक व्यापारी के घर में इनका जन्म हुआ। एट ए टाइम वेन इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक। कह रहा है कि उस समय इनका जन्म हुआ जब इंग्लैंड में सख्त रूप से, स्टॉन्चली का मतलब होता है सख्त रूप से, एंटी कैथोलिक का मतलब विरोध करना, यानी कि इंग्लैंड में सख्त रूप से कैथोलिक समाज के खिलाफ विरोध चल रहा था, उस समय इनका जन्म हुआ। यानी कि इनका भी जन्म कैथोलिक फैमिली में हुआ और इंग्लैंड में कैथोलिक फैमिली का क्या चल रहा था? विरोध चल रहा था। आगे कहते हैं कि डन वाज फोर्स्ड, जॉन डन पर दबाव बनाया गया टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कि आप जो है ना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ दें। यानी कि डन, जो जॉन डन है, उन पर फोर्स किया गया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने का। विदाउट ए डिग्री, बिना कोई डिग्री हासिल किए, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियन, यानी कि धर्म के कारण उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, बाध्य किया गया। ही स्टडीड लॉ, उन्होंने कानून की पढ़ाई पढ़ी। एंड रीड थियोलॉजी, थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र, और धर्मशास्त्र की पढ़ाई पढ़ी। यानी कि इन्होंने किन चीज़ों की पढ़ाई पढ़ी? कानून की और धर्मशास्त्र की। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड का मतलब होता है हिस्सा लेना, है ना। इन्होंने हिस्सा लिया इनटू नवल एक्सपेडिशन। एक्सपेडिशन का मतलब होता है नौसैनिक अभियान। नवल एक्सपेडिशन का मतलब होता है नौसैनिक अभियान, यानी कि नौ को लेकर के सैनिक लोग जो है ना खोज में निकलते थे किसी चीज़ को, कि कौन सा देश किधर है, कौन सी मटेरियल्स कहाँ पर पाई जाती हैं, कौन सा चीज़ किधर है, इन सब चीज़ों को की खोज में निकलते थे। तो ये भी उनमें हिस्सा लिए, और वो भी कितनी बार लिए? 2 बार लिए, है ना। तो इन्होंने हिस्सा लिया 2 बार किन चीज़ों में? नौसैनिक अभियान में। एंड बिकम ए सेक्रेटरी टू ए पावरफुल नोबल, यानी कि एक महान आदमी के, एक महान पावरफुल यानी कि शक्तिशाली इंसान के ये क्या बन गए? सेक्रेटरी बन गए, सचिव बन गए। यानी कि इनको एक नौकरी लग गई, सचिव की नौकरी, है ना। ए जॉब ही लोस्ट, और जल्द ही यानी बाद में इसने अपने जॉब को, अपनी नौकरी को खो दिया। व्हेन ही वाज ब्राइटली सेंट टू प्रिसन। प्रिसन का मतलब जेल होता है, प्रिसन का मतलब क्या होता है? जेल होता है। तो बाद में इन्होंने क्या बोला? बाद में इन्हें जेल भेजा गया। ये जॉब ही लॉस्ट, इन्होंने अपनी जॉब
खो दी व्हेन ही वाज ब्राइटली, जब इनको कुछ समय के लिए सेंट टू प्रिजन, जेल भेजा गया, फॉर सीक्रेटली मैरिंग, गुप्त रूप से शादी करने के लिए, हिज पैट्रोन्स नाइफ, पैट्रोन्स का मतलब होता है संरक्षक, देखभाल करने वाला, है ना, नाइफ का मतलब भतीजी। तो कह रहा है कि इन्हें जेल भेज दिया गया, है ना, इन्होंने गुप्त रूप से यानी चुपचाप से संरक्षक की भतीजी से, यानी कि मालिक की जो भतीजी थी उसकी भतीजी से इन्होंने क्या किया, शादी कर लिया, जिसकी वजह से इन्हें जेल जाना पड़ा कुछ समय के लिए और इन्हें जॉब से निकाल दिया गया, इनकी जॉब खो गई। आगे कह रहे हैं इन 1615 यानी 1615 में एट द एज ऑफ 42, जब इनकी उम्र कितनी थी, 42 साल, यानी 1615 ईस्वी में जब इनकी उम्र 42 साल थी, डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंजेलिकन चर्च, है ना। तो डन जो है ना वो एक्सेप्ट कर लिए, कबूल कर लिए, ऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय, यानी कि 1615 ईस्वी में जब जॉन डन 42 साल के थे तो इन्होंने एंजेलिकन चर्च में राजपुरोहित कर दिया गया, यानी इनको एक पादरी के रूप में बना दिया गया। चर्च का पादरी कहते हैं, जो चर्च के गुरु होते हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि इन्हें एक डन जो है ना वो वहाँ एंजेलिकन चर्च में ऑर्डिनेशन यानी कि राजपुरोहित इनको बना दिया गया। एंड सून और जल्द ही बीकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ हिज टाइम, और अपने प्रीचर कहते हैं उपदेश देने वाले को, प्रचार करने वाले को, यानी जब इनको पादरी बना दिया गया, जब इनको धर्मगुरु बना दिया गया तो ये क्या करने लगे, ईसाई धर्म को बढ़ाने का काम करने लगे। तो कह रहे हैं एंड सून और जल्द ही बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ हिज टाइम, अपने समय के ये महान उपदेशक बन गए, यानी कि महान पादरी बन गए, है ना। आगे हम समझते हैं कि इन लव उनकी जो कविताएं थी लिरिक्स यानी कि गीत में, लव प्यार की गीत में, डन ब्रोक कंप्लीटली विद द पेट्रेचन ट्रेडिशन, उस समय पेट्रेचन परंपराएं चलती थी, गीत लिखने के लिए, कविताएं लिखने के लिए। तो कह रहा लव के गीत में डन ने पूर्ण रूप से पेट्रेचन परंपराओं को तोड़ दिया, है ना, यानी कि लव के गीत में, प्रेम के गीत में डन जो है ना एक पेट्रेचन ट्रेडिशन थी, उस समय जो परंपराएं थी उन परंपराओं को पूरी तरह से खत्म कर दिया और अपने आपको साबित किया एक नए कवि के रूप में। आगे कहते हैं कि इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कॉलिक्यूल टोन, और इन्होंने सामने लाया, इंट्रोड्यूस कराया, लोगों को दिखाया एक बौद्धिक और कॉलिक्यूल टोन का मतलब होता है आम बोलचाल की भाषा में, यानी कि उस समय कहा जाता है कि उस समय जो कविताएं लिखने की परंपरा थी वो पेट्रेचन परंपराएं थी, लेकिन इन्होंने आम बोलचाल की भाषा में कविताओं को लोगों के सामने लाकर रख दिया और पेट्रेचन ट्रेडिशन को कंप्लीटली रूप से ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, खत्म कर दिया। आगे कहते हैं कि हिज लव पोएम, उनकी जो प्यार वाली कविताएं हैं, यूज द लेटेस्ट डिस्कवरीज ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी, कह रहा उनकी जो प्यार की कविताएं होती थी उनमें वो यूज़ करते थे, प्रयोग करते थे लेटेस्ट डिस्कवरीज, जो आधुनिक खोज होती थी ऑफ साइंस, विज्ञान की, एंड ज्योग्राफी, भूगोल की। तो जो उस समय साइंस की और भूगोल की खोज होती थी ना, वो अपने प्रेम की कविताओं में उसका बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करते थे, यूज़ करते थे, प्रयोग करते थे। टू हैमर, क्या कह रहे हैं, टू हैमर होम, टू हैमर। आगे देखते हैं, आगे हम समझते हैं इसको कि टू हैमर होम, यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, इसको हटाते हैं, यहाँ पर से इसको साइड करते हैं पहले, ठीक है। टू हैमर होम ए पॉइंट एंड कंबाइंड पैशन विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीजिंग, कह रहा पॉइंट आउट करते थे उस कविताओं में जो खोज होती थी ना, प्रेम की कविताओं में जो खोज होती थी भूगोल की, साइंस की, उनको पॉइंट आउट करते थे, दिखाते थे। कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना, पैशन का मतलब जुनून, विथ वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीजिंग, और क्या करते थे अपने जुनून के साथ, एकदम बहुत हिम्मत के साथ, जुनून के साथ, है ना, वर्बल मौखिक और बौद्धिक चीज़ों को ये जोड़ देते थे, है ना, यानी कि अपनी प्यार की कविताओं में ये साइंस और भूगोल का जो खोज होती थी ना उसको बहुत ही अच्छे तरीके से वो क्या करते थे, उसमें कंबाइन करके यूज़ करते थे।
आगे कहता है डन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट स्टायर्स एंड एलिजियस एंड सरमन। डन को जाना जाता है, डन को हम लोग याद करते हैं, जानते हैं, उनकी कुछ रचनाएं हैं जिनके बारे में सॉन्ग एंड सोनेट्स हैं, स्टायर्स एंड एलिजियस हैं एंड सरमन्स हैं। ये सब रचनाएं जो है वो डन की है। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग, और कह रहे इनकी कविताओं में वास्तविक काव्यात्मक फीलिंग होती थी जिसे महसूस किया जाता था लोगों के द्वारा। हार्श मीटर, कठोर माप होते थे। स्ट्रेंड एंड विम्सिकल इमेज कैटेगराइज ऑल हिज पोएटिक क्रिएशन। उनके जितने भी काव्यात्मक शैली होते थे, उनके जितनी भी गीतें होती थी, उनकी जितनी भी कविताएं होती थी, उसकी इमेज हमारे सामने, उसके गुण आ जाते थे। यानी कहने का मतलब है कि उसकी कविताएं जो है ना वो हमारे दिल से टच करती थी। यानी जब भी हम इनकी कविताओं को पढ़ते हैं, जब भी हम इनकी कविताओं को सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो एक इमेज बन के हमारे सामने आ गया है। अब हम आगे इसके पोएम के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर इसका पोएम हमको क्या कहता है, क्या सिखलाता है, क्या बतलाता है। हम लोग शुरू करते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के बारे में समझते हैं कि ये क्या है। इस पोएम के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रिय, महबूबा, प्रियतम, मैं नहीं जाता, फॉर वियरनेस ऑफ थी। ये जो थी देख रहे हैं ना आप, ये ओल्ड इंग्लिश है। ये जो थी देख रहे हैं ना वो ओल्ड इंग्लिश है। इसका मीनिंग मॉडर्न इंग्लिश में यू होता है, यानी आप इसको हम यू भी पढ़ सकते हैं। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ थी, यानी कि राइटर जो जॉन डन हैं, आप लोगों को पता है, हम लोग पहले आगे पढ़ चुके हैं उनके बारे में कि उन्होंने पसंद से शादी की है, लव मैरिज शादी की है। तो वो अपने प्रिय, वो जा रहे हैं कहीं जर्नी के लिए, कहीं यात्रा के लिए, तो उसकी महबूबा रो रही हैं। तो वो उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रिय, मैं नहीं जाता, फॉर वियरनेस ऑफ थी, ऐसा मत समझो कि मैं तुमसे ऊब गया हूँ, मैं तुमसे थक गया हूँ इसलिए जा रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं, ऐसा नहीं समझो। यानी कि मेरी महबूबा, मैं इसलिए नहीं जा रहा कि मैं तुमसे थक गया हूँ या ऊब गया हूँ। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है ना। आगे कह रहे हैं नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव मी, यानी कि ना ही इस उम्मीद से जा रहा हूँ, नोर इन द होप वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी, ना ही इस उम्मीद से जा रहा हूँ कि दुनिया मुझे तुमसे अधिक प्यार करेगी, दुनिया मुझे तुमसे ज़्यादा ख्याल रखेगी, इस उम्मीद से भी नहीं जा रहा हूँ। बट सिंस डैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, चूँकि अंत में हमें मरना ही है। राइटर क्या कह रहे हैं, पहले तो राइटर समझाने की कोशिश की है कि प्रियतम मैं नहीं जाता, प्रिय महबूबा मैं नहीं जाता, क्यों ऐसा मत समझो कि मैं तुमसे उब गया हूँ, और ना ही इस उम्मीद से जा रहा हूँ कि दुनिया मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार करेगी, लेकिन चूँकि अंत में हमें क्या करना है, मरना ही है, टिस बेट, तो अच्छा होगा, है ना। अंत में मुझे क्या करना है, मरना ही है, तो अच्छा होगा कि टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट थस बाई फेड डेथ टू डाई। जेस्ट का मतलब हो गया मजाक, है ना। तो हम लोग इस चीज़ का बहाना बनाए, हम लोग इस चीज़ के बारे में जाने और हम इस चीज़ को बहलाएं, यानी कि कह रहे हैं कि इस तरह से अपने आप को बहलाओ कि मैं मर गया हूँ, एक मजाक समझो, एक बहाना बनाओ, है ना, और इस बहाने को बना करके तुम अपने आप को बहलाओ, है ना। यानी कि राइटर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंत में हमें क्या करना है, मरना ही है, तो मरेंगे जब तो हम तो अलग हो ही जाएंगे ना, तो तुम भी अलग, हम भी अलग, रोक भी नहीं सकोगी। तो ऐसा मानो, इसको ऐसा समझो कि हम क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं, अलग हो चुके हैं, इसका एक नाटकीय रूप समझो, है ना। आगे कहते हैं कि यस्टर नाइट द सन वेंट हेम, SUN, आज के डेट में हम लोग सन SUN पढ़ते हैं ना, पुराने अंग्रेजी में इसे SUNNE पढ़ा जाता था। तो यस्टर नाइट यानी कि पिछली रात, है ना, यानी कि पिछली बार की बात कर रहे हैं कि पिछली रात द सन वेंट हेंस एंड येट टू हेयर, पिछली रात भी सूरज चला गया था, सूरज चला गया था, लेकिन अभी दिन में वो यहाँ है। सूरज का काम क्या है, चला जाना और आना, तो है ना। तो कह रहा है कि पिछली रात को भी सूरज यात्रा पर गया था, लेकिन देखो अभी वो यहाँ है, येट टू हेयर यहाँ है ना। ये जो बच्चों आप हैथ देख रहे हैं ना, ये हैव है ना, आज के डेट में उसको हैव पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं ही हैथ नो डिज़ायर, डिज़ायर का मतलब इच्छा और सेंस का मतलब भावना, है ना।
तो ही हैज़ नो डिज़ायर नो सेंस नो हाफ टू शॉर्ट वे, यानी कि ना तो सूर्य के, जो सूर्य की बात कर रहे हैं, ना तो सूर्य के पास कोई इच्छा है, ना ही सूर्य के पास कोई चाहत है, ना ही उसके पास कोई भावनाएं हैं, फिर भी वो कल रात को गया और दिन को आ गया, है ना। समझाने की कोशिश कर रहे हैं अपने प्रिय को कि उसके पास, सूर्य के पास कोई इच्छा नहीं है, कोई चाहत नहीं है, ना ही कोई शॉर्ट रास्ता है, कोई तरीका है, लेकिन फिर भी वो कल रात को गया और सुबह फिर अगले दिन फिर वो आ गया। देन फियर नॉट मी, तो तुम मुझको लेकर के मत डरो, तुम मेरे लिए मत डरो, है ना। बट बिलीव, मेरा विश्वास करो, डैट आई शैल मेक स्पीडर जर्नी, मैं उससे भी तेज यात्रा करूँगा, मैं उससे भी तेज यात्रा करके तुम्हारे पास लौटूंगा, मैं सूर्य से भी तेज तुम्हारे पास आऊँगा, है ना। यानी कि राइटर अपनी पत्नी को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो सूर्य को देखो, उसके पास कोई इच्छा नहीं है, फिर भी वो गया, पिछली रात तो गया और अगली सुबह को फिर आ गया, जबकि ना तो उसके पास कोई चाहत है, ना ही कोई शॉर्ट रास्ते हैं, है ना। तो तुम मेरे लेकर के मत डरो, क्योंकि मेरे पास तो चाहत भी है, इच्छाएं भी है, क्योंकि मेरे पास तुम हो और तुम्हारे लिए मैं आऊँगा, है ना। मेरा विश्वास करो, मैं उससे भी तेज रास्ते से, मैं उससे भी तेज जर्नी करके मैं आऊँगा। सिंस आई टेक मोर विंग्स, है ना, सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पूअर, विंग्स का मतलब पंख होते हैं, क्योंकि मेरे पास उससे ज़्यादा तरीके हैं, मेरे पास उससे ज़्यादा पंख हैं, तो मैं तुम्हारे पास उससे तेज यात्रा से आऊँगा। आगे कह रहे हैं राइटर कि ओ हाउ फीवल, फीवल का मतलब होता है, सॉरी, फीव यहाँ पर इसको कर, ओ हाउ फीवल मैन्स पावर, फीवल का मतलब होता है कमज़ोर, है ना। कह रहे हैं कि मनुष्य की जो शक्ति है, मनुष्य की जो पावर है, वो कितना कमज़ोर है, मनुष्य की शक्ति कितना कमज़ोर है। डैट इट नो इज गुड फॉर्चून फॉल, फॉर्चून का मतलब किस्मत होता है, भाग्य होता है, जब इसका भाग्य, जब इसका किस्मत, अच्छा समय जब गिर जाता है ना। मनुष्य की शक्ति के बारे में कह रहे हैं, इंसान के बारे में बात कर रहे हैं कि जब मनुष्य जो है वो कितना कमज़ोर है, मनुष्य के पास कोई पावर नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, मनुष्य इतना कमज़ोर है कि जब इसका अच्छा समय, है ना, गुड फॉर्चून, अच्छा समय फॉल जब गिर जाता है, कैन नॉट एड एनोदर आवर, तो उसमें कोई एक घंटा भी नहीं जोड़ सकता। यानी कि वो इंसानों की बात कर रहे हैं कि जब हमारे पास अच्छा समय होता है, जब हमारा अच्छा समय चल रहा होता है, और बाद में जब हमारा, तो हम क्या, खराब समय आता है, तो हम अच्छे समय में एक घंटा भी नहीं जोड़ सकते, यानी कि वो समय को हम बढ़ा नहीं सकते। तो वही कह रहे हैं हाउ फीवल इज मैंस पावर, मनुष्य की जो शक्ति है वो कितनी कमज़ोर है। डेट इज गुड फॉर्चून फॉल, जब उसका अच्छा समय, अच्छा भाग्य गिर जाता है, ख़त्म हो जाता है, कैन नॉट एड एनोदर आवर, तो वो उसमें एक घंटा भी नहीं जोड़ सकता। आज के डेट में लोग आवर ऐसे लिखते हैं ना, ओल्ड इंग्लिश में HOURE लिखा जाता था ना, तो हम लोग उसमें एक भी घंटा जोड़ नहीं सकते हैं। आगे कहते हैं नोर ए लोस्ट आवर रिकॉल, और ना ही उस घंटे को वापस बुला सकते हैं, यानी कि जो अच्छा समय होता है, ना ही उस समय को हम वापस बुला सकते हैं, ना ही हम उस समय को, बीते लम्हे को, गुजरे हुए पल को हम वापस बुला सकते हैं। बट कैम बैड चांस, लेकिन जब बुरा समय आता है, लेकिन जब क्या आता है, बुरा समय आता है, जब बुरा समय आता है, एंड वी ज्वाइन इट टू आवर स्ट्रेंथ, तो हम इसको मजबूती के साथ जोड़ लेते हैं। यानी कि जब हमारे पास बुरा समय आता है, तो हम क्या करते हैं, मजबूत बनते हैं और उसका मजबूती के साथ सामना करते हैं बुरे समय का, है ना। तो एंड और वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और अपनी कला से और अपनी शक्ति से हम उसे सबक सिखाते हैं, हम उससे सीखते भी हैं, और हम उससे क्या करते हैं, उसे सबक भी सिखाते हैं। इट सेल्फ आवर अस टू एडवांस, और हम उस पर काबू पा लेते हैं। यानी कि राइटर इसमें कहना चाह रहा है कि जब हमारे पास अच्छा समय होता है ना, जब हमारा अच्छा समय चल रहा होता है, तो हम उसमें और भी अच्छा समय नहीं जोड़ सकते, है ना। और जब हमारा बुरा समय आता है, तो हम लोग ज्वाइंट हो जाते हैं, मजबूती के साथ उसका सामना करते हैं, है ना। तो राइटर अच्छी बात बताने की कोशिश कर रहा है। आगे हम लोग समझते हैं कि आगे वाले पॉइंट में क्या कहता है। वेन यू थाउ, THOU जो देख रहे हैं ना बच्चों, इसका मतलब भी यू होता है, क्या होता है, यू। तो वेन थाउ, सिस्ट का मतलब होता है सिसकी ले लेकर रोना, जब इंसान रोता है ना, तो बहुत सिसकियाँ ले लेकर होता है एकदम, है ना। तो वेन थाउ सिस्ट
थाउ सिस्ट नोट वाइंड, कह रहे कि जब तुम सिसकियाँ ले लेकर रोती हो, क्या, जब तुम सिसकियाँ ले लेकर रोती हो तो ये तुम्हारी सिसकियाँ नहीं हो, ये हवा नहीं होती, ये तुम्हारी जो सिसकियाँ है ना वो हवा नहीं होती। यानी राइटर अपनी महबूबा को कह रहे हैं कि जब तुम सिसकियाँ ले लेकर रोती हो तो यू थाउ सिस्ट नोट वाइंड, तो ये हवा नहीं है, ये हवा नहीं होती, बट सिस्ट माई सोल अवे, बल्कि तुम्हारी जो सिसकियाँ हैं वो मेरी आत्मा को दूर कर देती है, तुम्हारी जो सिसकियाँ हैं वो मेरी आत्मा को क्या करती है, दूर करती है। आगे कह रहे हैं वेन थाउ विप्स एंड काइंडली काइंड, है ना, अभी के डेट में हम लोग काइंड कैसे लिखते हैं, KIND, है ना, और उस समय कैसे देखो उसमें ई लगा दिया गया है ना। तो कह रहे जब तुम रोती हो, बेतहासा रोती हो, अनकाइंडली काइंड, निर्दयता पूर्वक रोती हो, रोती ही चली जाती हो, माई लाइफ ब्लड दो डिके, तो तुम सिर्फ रोती नहीं हो बल्कि इस तरह से रोती हो कि हमारे शरीर के रक्त को बर्बाद कर देती हो, हमारे खून को जला देती हो। यानी कि अपने महबूबा को समझा, आगे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता जैसा तुम कहती हो, ऐसा नहीं हो सकता, दैट थाउ लव मी एट थाउ सिस्ट, यानी कि वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझसे प्यार करती हो। यानी कि राइटर ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि तुम इस तरह से जो रोती हो, निर्दयता पूर्वक जो रोती हो, है ना, मेरे खून को जो जला देती हो, तो ऐसा नहीं हो सकता जैसा कि तुम मुझसे कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। अगर तुम मुझसे प्यार करती तो तुम रोती नहीं, क्योंकि तुम्हारे रोने से मेरा खून जलता है। तो तुम जो कहती हो ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। इफ़ इन थाइन माई लाइफ थाउ वेस्ट, मेरी ज़िंदगी, यानी कि मेरी ज़िंदगी जो तुम्हारे अंदर है, यानी कि मेरी जान जो तुम्हारे अंदर है उसे तकलीफ़ होती है, वो बर्बाद होती है, थाउ आउट ऑफ द बेस्ट ऑफ मी, क्योंकि तुम मेरे ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा हो। राइटर इस लाइन में पूरे पैराग्राफ में ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम जो रोती हो ना सिसकियाँ ले लेकर, वो हवा नहीं है, बल्कि तुम इस तरह से रोती हो, ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा दूर हो रही है, और ये जो निर्दयतापूर्वक तुम रोती हो ना, तो मेरे खून को ये जलाता है, क्योंकि तुम कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम मुझसे प्यार करती तो तुम इस तरह से नहीं रोती, और ऐसा मेरी जो जान है वो तुम्हारे अंदर है, तो तुम इस तरह से नहीं रो, मुझे तकलीफ़ होती है, तुम मेरे जीवन का बेहतरीन हिस्सा हो, है ना। अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं कि लेट नो थाई डिवाइन हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल, तुम अपने नाजुक दिल को मेरे बारे में बुरा सोच कर बीमार मत करो, नाराज मत करो। लेट नो थाई डिवाइनिंग हार्ट, तुम अपने नाजुक दिल को, है ना, फॉर थिंक मी, मेरे बारे में सोचकर बीमार या परेशान मत हो, नाराज मत करो। डेस्टिनी में टेक डे पार्ट, यानी कि एंड में थाई फियरफुल फुलफिल, ऐसा ना हो कि किस्मत भाग्य, तुम डेस्टिनी का मतलब किस्मत या भाग्य होता है, तुम्हारे डर को सच कर दे, है ना। कह रहे हैं राइटर कि तुम जो मेरे बारे में सोचती हो कि कहीं मैं गया पानी में और वहीं डूब गया या वापस नहीं लौट के आया, तो तुम ऐसा मत सोचो, है ना। ऐसा सोच कर अपने आप को नाराज मत करो, अपने आप डरो मत, क्योंकि ऐसा ना हो कहीं ये तुम्हारा डर सच हो जाए, तुम्हारा डर को जो है किस्मत जो है वो सच कर दे, है ना। बट थिंक डैट वी, लेकिन तुम सोचो हम लोगों के लिए, तुम सोचो हम दोनों के लिए, और क्या सोचो, आर बट टर्न्ड ए साइड टू स्लिप, ये सोचो कि हम लोग एक साथ सोए हुए हैं, करवट बदल कर हम लोग एक साथ सोए हुए हैं। किधर सोए हुए हैं, ए साइड का मतलब करवट बदल कर, यानी कि एक का फेस उधर और एक का फेस इधर। तो राइटर कह रहे हैं कि तुम ऐसा मत सोचो, तुम बल्कि ये सोचो कि आर बर्ड टर्न्ड ए साइड टू स्लीप, हम लोग एक साथ सोए हुए हैं करवट बदल कर। दे हु एनोदर कीप, जो एक दूसरे के दिल में रहते हैं और हमेशा रहेंगे, जो एक दूसरे के दिल में रहते हैं और हमेशा रहेंगे। ए लाइव नेवर पार्टेड बी, और हम लोग कभी भी अलग नहीं हो सकते, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, हम कभी भी अलग नहीं हो सकते, है ना।
तो इसमें कह रहे हैं कि राइटर कह रहे हैं कि तुम जो इस ये दिमाग में सोचते रहते हो ना कि कहीं गए वापस नहीं आए और वहीं रह गए, ऐसा मत सोचो। इतना सोचोगी तो ऐसा ना हो कि किस्मत तुम्हारे इस डर को, भाग्य तुम्हारे इस डर को सच कर दे, बल्कि तुम ये सोचो कि हम लोग एक साथ सोए हुए हैं और करवट बदल कर सोए हुए हैं और हम लोग एक दूसरे के दिल में रहते हैं। हमें कोई अलग नहीं कर सकता, हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। हम लोग, ये बहुत ही अच्छा पोएम था, हम लोग इसको अच्छे तरह से समझें और जानें। बहुत ही प्यारा कविता था। अगली बार अगली वीडियो में नए पोएम के साथ आएंगे।